मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। ये जानकारी 2 पीडीएफ फाइलों के रूप में पेन ड्राइव में दी गई। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजीय बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक खरीदे हुए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। बता दें कि इसी मामले में एसबीआई ने याचिका देकर सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने की तारीख 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर 11 मार्च को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर 12 मार्च शाम तक 5 बजे समय निर्धारित किया था। लेकिन कोर्ट के द्वारा एसबीआई को फटकार के बाद 15 मार्च से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटे कई राज्यों के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने 14 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की, जिसमें लाखों किसान शामिल हुए। जबकि दिल्ली पुलिस ने किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने के लिए सिर्फ 5000 किसानों की अनुमति दी थी। किसान नेताओं ने महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया है। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित देश के कई विभिन्न राज्यों से किसान और मजदूर शामिल हुए। मजदूर संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, ठेकाकरण खत्म करने और मजदूर आंदोलनों के दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के इंदरलोक इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में सड़क पर नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को हटाने के लिए एक पुलिसकर्मी उन्हें लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इस असंवेदनशील कृत्य को नफरत की राजनीति का परिणाम बताया गया है। लोगों का कहना है कि जनता के असली मुद्दों को दबाने के लिए दिन रात टीवी चैनलों पर धार्मिक बहस और नेताओं के एक समुदाय विशेष के प्रति दिए गए नफरती बयानों के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। इस घटना में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए नमाजियों को जब मस्जिद में जगह नहीं मिली तो वे सड़कों के किनारे बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिसकर्मी लात मारता हुआ और अपने पद का अनुचित प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। पुलिसकर्मी की इस असंवेदनशील हरकत से नाराज लोगों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता और प्रदर्शन के दबाव में पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। गोयल के इस्तीफे को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 की धारा 11 के खंड 1 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। गोयल के इस्तीफे के तत्काल बाद ही 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के कांग्रेस नेता अधीर रंजन शामिल हैं। हालांकि
नामों की घोषणा होने के तत्काल बाद ही उन्होंने सूचित किया कि चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर उनसे आवश्यक चर्चा नहीं हुई थी। यहाँ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में सीजेआई के शामिल न करने को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के करावल नगर के बादाम श्रमिकों का प्रदर्शन अब भी जारी है। ये प्रदर्शन वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम मजदूरी सहित कई मांगों को लेकर किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करावल नगर के रिहायशी इलाके में 50 से अधिक अवैध बादाम की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इलाके में हजारों की संख्या में मजदूर बादाम तोड़ने, छांटने, बादाम पॉलिशिंग समेत अनेक काम करते हैं। मजदूरों के अनुसार बाजार में अमूमन 1000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाले बादाम को तोड़ने, साफ करने और छांटने सहित अन्य कामों को करने के लिए मजदूरों को फैक्ट्री में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। बताया जाता है कि दिन में 14 से 15 घंटे काम करने के बावजूद प्रतिदिन केवल 300 से 400 रुपए ही मजदूर कमा पाते हैं, जो बढ़ती महंगाई में जीवित रहने के लिए नाकाफी है। इसके साथ ही फैक्ट्री में काम के असुरक्षित माहौल के कारण मजदूरों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए फैक्ट्री मालिक मजदूरों पर गुंडों द्वारा हमला करवा रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि ये मजदूरों के शोषण और मुनाफे की बढ़ती चिंता का विषय है और सरकार की मजदूरों के अधिकारों के प्रति उदासीनता मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ग्यारह मार्च को गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट के नियमों को लागू कर दिया है। नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के उन सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं जो भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले पलायन कर चुके थे। नियमों के जारी होने के साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों, यूनिवर्सिटी आदि में पुलिस की व्यापक तैनाती देखने को मिली है और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन संगठनों के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया के छात्रों के प्रदर्शनों पर दमन की खबरें आगे आई हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के द्वारा सत्ताधारी सरकार मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कर रही है और देश के संविधान में निहित समानता के अधिकार का यह उल्लंघन है। संशोधन में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में दमन का सामना कर रहे हिंदुओं को नागरिकता देने का अधिकार देना अन्य समुदायों के साथ भेदभाव है। आलोचकों का कहना है कि शिया और अहमदी जैसे संप्रदायों को भी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे सीएए में शामिल नहीं हैं। तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाए गए हैं। बताना चाहेंगे कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं ने शीर्ष अदालत के निर्णय से पूर्व गृह मंत्रालय द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट के नियमों को जारी करने का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि सत्ताधारी सरकार आगामी आम चुनावों से पूर्व देश में विभाजनकारी नीति की हवा गर्म कर रही है। यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवक्ताओं ने भी इस कानून की निंदा की है। यूनाइटेड नेशन की ओर से 12 मार्च को जारी बयान में कहा गया है कि सीएए कानून मूलतः भेदभावपूर्ण है। सीएए नियमों के इस समय जारी किए जाना इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भाजपा के कॉरपोरेट परस्पर जोर और सत्ता के दुरुपयोग की सच्चाई को सामने लाकर रख देता है। विपक्ष का कहना है कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और एसबीआई को लगाई गई फटकार के उपरांत भाजपा सरकार कटघरे में आन खड़ी हुई थी और सीएए के माध्यम से सरकार इस मुद्दे पर ध्यान भटकाना चाहती है। बीते सप्ताह में भाजपा सरकार द्वारा कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। साथ ही रसोई गैस सब्सिडी और केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है।
विपक्षी पार्टियों ने सरकार द्वारा नई योजनाओं के पीछे आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व आमजन को लुभाने की सरकार की मंशा बताई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि मोदी सरकार सीट पाने के लिए किसी भी प्रकार से लोगों को लुभाने का प्रयास कर सकती है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो भीड़ भरी ट्रेन में सीट पाने के लिए ज्योतिषी बन क्या क्या जद्दोजहद करते थे, उसका जिक्र किया गया है। वीडियो में वे बता रहे हैं कि हाथ देखने का दिखावा कर और अच्छे भविष्य का जिक्र कर वे लोगों को गुमराह कर सीट पा लेते थे। आइए देखते हैं वीडियो। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। बीते हफ्ते इजरायली सेना द्वारा भोजन और मानवीय आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों पर किए गए हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हैं। ये फिलिस्तीनी शरणार्थी यूएन के राहत शिविर के बाहर खाना और अन्य जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, बीते हफ्ते इजराइल द्वारा शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले में करीब 67 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई है। बता दें कि इजरायली सेना द्वारा हो रहे लगातार हमलों के चलते गाजा पट्टी में लोगों की स्थिति बेहद खराब है और आधी से अधिक आबादी भुखमरी से जूझ रही है। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में चल रहे मौजूदा हमलों में मरने वाले बच्चों की संख्या पूरी दुनिया में संघर्षों में चलते बीते 4 साल में हुई कुल मौतों से भी अधिक है। दुनिया भर के लोग इजराइल की इस क्रूरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं। बीते सप्ताह उड़ीसा के सफाई कर्मी वेतन बढ़ोतरी और काम करने की बेहतर परिस्थितियों सहित अन्य मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर गए, जिसके बाद उड़ीसा प्रशासन को दबाव में आकर उनकी मांगों को मानना पड़ा है। प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। उड़ीसा सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के प्रति उदासीनता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि वे लंबे समय से कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और वेतन बढ़ोतरी का संघर्ष कर रहे थे। 12 मार्च मंगलवार की सुबह हरियाणा की सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूरे मंत्रिमंडल समेत इस्तीफे की खबर गूंजने लगी और उसी दिन हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस नाटकीय उलटफेर पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संभालने में खट्टर सरकार पूरी तरह से विफल रही थी और पूरे हरियाणा में भाजपा विरोधी लहर चल रही है। जानकारों ने कहा है कि जातीय आधार पर वोटरों को लुभाने और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार 11 मार्च को मणिपुर सरकार, सीबीआई और एनआईए को निर्देश दिया है कि जातीय हिंसा के मामलों में अब तक हुई जांच और चार्जशीट की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। बीते मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भारी हिंसा जारी है, जिसमें हिंसा, हत्या, महिला उत्पीड़न की भयावह घटनाएं सामने आई हैं। इस मामले पर केंद्र सरकार के रवैये की भी लगातार आलोचना हो रही है। बीते सप्ताह मिक्स्ड मार्शल आर्ट एमएमए फाइटर चुंगरिंग कोरेन ने प्रतियोगिता जीतने के पश्चात भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे मणिपुर जाएं और हिंसा पर रोक लगाएं। अपनी अपील में उन्होंने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा को लगभग 1 साल हो गया है और लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, जिसके लिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी,
ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। आगामी चुनाव से पूर्व जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर उनकी 10 माह की खामोशी की निंदा की है। शनिवार 9 मार्च को इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए 3,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, किंतु मणिपुर हिंसा पर एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की है। आज के राउंड अप में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और एनडीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें।